Dear students, hello and welcome all of you in this video lecture. आज हम CBSE क्लास 10th सोशल साइंस का जो हिस्ट्री पार्ट है उसके सेकंड चैप्टर को रिवाइज करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा कि हमने अलग अलग टॉपिक्स पे डिटेल में वीडियो बनाए हैं और आज हम सभी टॉपिक्स को कंबाइन करके टाइमलाइन के ज़रिए इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है। इस चैप्टर से ये आखिरी वीडियो है और इसमें पूरे चैप्टर को शॉर्ट में ब्रीफली डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो को देख के हम पूरे वीडियो का ओवरव्यू हमें पूरे चैप्टर का हमें ओवरव्यू मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इंडिया। इसको हम रिवाइज़ करने वाले हैं, तो ये रिवीजन लेक्चर रहेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइमलाइन। तो यहाँ पर अलग अलग ईयर में क्या क्या घटनाएं घटी हैं सीक्वेंस में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1914 में हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या होता है कि भारत इसमें एक पार्ट नहीं होता बल्कि ब्रिटेन इसमें लड़ रहा होता है। और क्योंकि ब्रिटेन का भारत पे पॉलिटिकल कंट्रोल होता है और इकोनॉमिक कंट्रोल होता है, तो जो ब्रिटेन है वो ये घोषणा कर देता है कि वो सारी कॉलोनीज़ फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ रही हैं ब्रिटेन की तरफ से, जिन जिन कॉलोनीज़ पे ब्रिटेन का कंट्रोल है। और ब्रिटेन क्या करता है कि ब्रिटेन की सेनाओं में एक बड़ा हिस्सा इन कॉलोनीज़ के लोगों का होता है, तो उनको भी युद्ध में लड़ने के लिए, वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए जाना पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार में और ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो गुलाम देश होते हैं ब्रिटेन के, जैसे इंडिया था, तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की जो सरकार है वो रिक्रूटमेंट शुरू कर देती है आर्मी में। लेकिन लोग आर्मी में भर्ती नहीं होना चाहते क्योंकि उन्हें पता होता है कि वॉर में जाने का मतलब है जान से हाथ धोना। और वैसे भी ब्रिटिश जो सरकार थी वो ना तो कॉलोनीज़ के जो सैनिक होते थे उनको अच्छा खाना देते थे, ना अच्छे कपड़े देते थे, और ना ही उनकी कोई ख़ास सिक्योरिटी होती थी, और ना ही उनकी कोई ख़ास ट्रेनिंग वो करवाते थे, जिसके कारण उनके बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता था। तो लोग ये जो आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी, उसमें भर्ती होने से इनकार कर देते हैं। तो जो ब्रिटेन है वो फोर्सफुली लोगों को भर्ती करती है आर्मी के अंदर, जिससे लोग विरोध करने लग जाते हैं। उसके बाद आर्मी जो वर्ल्ड वार चल रहा होता है उसके कारण ब्रिटेन को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ब्रिटेन इस नुकसान को पूरा करने के लिए अपनी कॉलोनीज़ पे टैक्स बढ़ा देती है। तो भारत पे बहुत ज़्यादा टैक्स का बोझ पड़ता है, जिसके कारण जो भारत की जनता है उसे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद ये वो टाइम था जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो रहा था, तो पूरे वर्ल्ड वाइड एक फेमाइन फैल जाती है, महामारी फैल जाती है, जिसका नाम था प्लेग। जैसे कि आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो वर्ल्ड वार के पश्चात प्लेग फैल जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है और भूखमरी फैल जाती है। अकेले भारत में ही 13-14 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी उस वक्त। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या थी, उस वक्त की पॉपुलेशन का लगभग 10% थी पूरी भारत की जनसंख्या का। तो फेमाइन फैल जाती है, लेकिन जो ब्रिटेन है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई कदम नहीं उठाता। फिर वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है, वर्ल्ड वार के दौरान ही जो गांधी जी हैं वो इंडिया वापस आ जाते हैं। अब वापस कैसे आते हैं, वैसे गांधी जी गुजरात के रहने वाले थे, भारत के एक राज्य के। अब वो इंडिया कहाँ से वापस आते हैं, तो गांधी जी जो है अपनी लॉ की स्टडी के लिए पहले ब्रिटेन जाते हैं, और ब्रिटेन से स्टडी करने के बाद वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं लॉ की प्रैक्टिस के लिए। और 1915 में वो साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, और वहाँ साउथ अफ्रीका में वो देखते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी ब्रिटेन का गुलाम होता है। तो वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के साथ, ब्रिटेन का ही वो गुलाम होता है साउथ अफ्रीका भी। तो वहाँ पर गांधी जी जो है सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं, और कुछ जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, विरोध प्रदर्शन है, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद गांधी जी 1915 में वापस भारत में आ जाते हैं, और अब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन कर लेते हैं, और वो कांग्रेस के मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद 1915, 16, 17 और 18 में गांधी जी जो है चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद में सत्याग्रह करते हैं। खेड़ा में जो है, खेड़ा और चंपारण में किसानों का रिवोल्ट होता है, और अहमदाबाद में कॉटन मिल में काम करने वाले मज़दूरों का।
और वो वहाँ पर अपनी अपनी डिमांड्स को लेके सत्याग्रह कर रहे होते हैं और गांधी जी उनको ज्वाइन करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और ये सत्याग्रह जो है कामयाब रहता है। अब भारत के जो लोग हैं वो अलग अलग कारणों से अंग्रेज़ सरकार का विरोध करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की का जो सुल्तान था उसके साथ बदसलूकी करने के कारण भारत के जो मुस्लिम है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट शुरू कर देते हैं और भी छोटे छोटे आंदोलन अलग अलग एरियाज़ में चल रहे होते हैं। तो अंग्रेज़ सरकार एक कानून पास करती है जिसका नाम होता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून होता है जिसमें ब्रिटेन की जो सरकार है, ये जो आर्मड फोर्सेस हैं, वो किसी भी पर्सन को जो सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है उसे बिना कसूर के, निर्दोष लोगों को भी बिना किसी अपराध के, बिना किसी कोर्ट कचहरी की कार्रवाई के और वो जेल में डाल सकते हैं। तो ये इलीगल एक ऐसा कानून बन जाता है जो इंडियंस को दबाने के लिए होता है, इनको दमन करने के लिए होता है भारतीयों का। तो इसका पूरे नेशन वाइड विरोध शुरू हो जाता है और रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान ही रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया जाता है रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। और ऐसे ही एक जगह पर रॉलेट एक्ट के विरोध में एक मीटिंग हो रही होती है बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग अमृतसर में, जहाँ पर वहाँ के जो जनरल डायर होते हैं वो निहत्थे लोगों पे गोली चलवा देते हैं और एक बड़े मैस्केयर को अंजाम देते हैं, जिसके कारण पूरा देश ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर देता है। और फिर जो है जलियांवाला बाग के बाद जो देश की बड़ी जनसंख्या है वो अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ हो जाती है। फिर गांधी जी जो हैं रॉलेट एक्ट के विरोध में, जलियांवाला बाग मैस्केयर के विरोध में और दूसरी जो महंगाई बढ़ाई होती है या जो दूसरे कारण होते हैं या ऐसा ये जो खिलाफत आंदोलन है उसको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। और 1920 के नागपुर सेशन में इसके बारे में एक रेजोल्यूशन भी पास होता है और नॉन कोऑपरेशन चल रहा होता है और इसमें बड़ा पब्लिक सपोर्ट मिलती है, लेकिन लोग अलग अलग कारणों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल होते हैं। गांधी जी का जो अहिंसा का, नॉन वायलेंस का और सत्याग्रह का जो आइडिया होता है ट्रुथ का, वो पब्लिक तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाता और लोग अपने अपने तरीके से गांधी जी की जो अहिंसा और सत्याग्रह है उसको इंटरप्रेट करते हैं। और इसी तरह से एक चौरी चौरा नाम की जगह होती है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक पीसफुल मार्च पे वहाँ की लोकल पुलिस वाले अटैक कर देते हैं और उससे गुस्सा होके जो लोग हैं वो पुलिस वालों पे अटैक कर देते हैं और उन पुलिस वालों को थाने के अंदर ही जिंदा जला के मार देते हैं। और वो पुलिस वाले भी इंडियन ही होते हैं। जब गांधी जी को पता चलता है तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचता है कि भारतीय जो हैं भारतीयों के ही खून के प्यासे हो गए और वैसे भी गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में जो है वायलेंस का कोई जगह नहीं होती, तो इसलिए गांधी जी क्या करते हैं इस आंदोलन को कॉल ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद स्वराज पार्टी का निर्माण होता है। जैसे कि पहले अकेली कांग्रेस होती है, उसके बाद स्वराज पार्टी भी जो है ये जो CR दास और जो मोतीलाल नेहरू है वो स्वराज पार्टी को मिलकर बनाते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो इससे अलग रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, टाइम बीतता चला जाता है, सरकार की जो है दमनकारी नीतियाँ बढ़ती चली जाती हैं और 1927 में जो है एक साइमन कमीशन बन के आती है। इससे पहले 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बन के आया हुआ होता है और जिसमें कुछ सुधार किए गए होते हैं भारतीय प्रशासन में। और जो भारत के जो लोग वायसराय की जो सलाहकार समिति होती है या जो विधानसभा होती है उस वक्त की, भारत की जो असेंबली होती है नेशनल असेंबली, उसमें कुछ इंडियन मेंबर जो हैं वो उस एक्ट में कुछ कमियां निकाल देते हैं कि इस एक्ट के अनुसार तो इंडिया को प्रॉपर रूल नहीं किया जा सकता। तो भारत सरकार जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में साइमन कमीशन बनाती है ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट, और सर जॉन साइमन को उनके जो 6 और साथी होते हैं यानी कि 7 मेंबर कमेटी होती है उनको भारत भेज देते हैं। 1928 में वो भारत पहुंचते हैं, लेकिन भारत में आने पर उनका विरोध होता है और वो क्या करते हैं कि उसमें क्योंकि कोई भी इंडियन नहीं होता तो भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो उसका विरोध करते हैं। और साइमन कमीशन के एक जगह पर विरोध के दौरान ही जो है लाला लाजपत राय की लाहौर में एक पुलिस अटैक में उनकी डेथ हो जाती है। फिर साइमन कमीशन के बाद क्या होता है, 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आती है वर्ल्ड वाइड, आर्थिक मंदी, जिसमें ब्रिटेन के बड़े बड़े देश जो हैं वो दिवालिया घोषित कर देते हैं और उनके बैंकों के पास पैसे नहीं रहते। जो व्यापार है, जो उद्योग धंधे हैं वो ठप हो जाते हैं उनके। और इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण जो
सरकारी खजाने होते हैं, जो जैसे ब्रिटेन का भी जो खजाना होता है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और उस खजाने की कमी को पूरा करने के लिए वो फिर इंडिया पर टैक्स बढ़ा देते हैं। जो चीज़ें ब्रिटेन के लोग बेच रहे होते हैं उनकी कीमतें यहाँ बढ़ जाती हैं, जो ब्रिटिश कंपनियाँ इंडिया में बेच रही होती हैं। जैसे कि वो नमक पे भी कानून लगा देते हैं, नमक को प्राइवेटली बनाने पे रोक लगा दी जाती है और बेचने पे, और नमक को बनाना और बेचना सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। और अगर कोई प्राइवेटली जो है नमक का, साल्ट का मैन्युफैक्चरिंग या सेल करता है तो उसे जेल होती है। और भी कई सारे अनजस्ट लॉज इंडिया पे थोप दिए जाते हैं। तो 1930 में जो गांधी जी हैं वो दांडी मार्च जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और वो अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक, जो अरब सागर के किनारे पे साउथ गुजरात में पड़ता है, वहाँ तक जो है लगभग 240 मील, और लगभग ये 400 किलोमीटर बन जाता है। वो वहाँ तक पैदल मार्च करते हैं और वहाँ जाके नमक कानून को तोड़ते हैं, जिसके बाद गांधी जी को और उनके कुछ सहयोगियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन वहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अपनी पूरे बूम पे पहुँचता है और ब्रिटिश सरकार इससे हिल जाती है। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 1931 में जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में आयोजित करती है, और उसके बाद जो है गांधी जी और उनके सहयोगियों को इनवाइट किया जाता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि जो भी आपके मसले हैं वो वहाँ सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो लेकिन गांधी जी उसमें नहीं जाते, और उसके बाद फिर गांधी जी को ऑफ़र दिया जाता है कि आप वहाँ पहुँचें और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जिनको जेलों में भरा गया है, जिनकी संख्या लाखों में होती है, उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो गांधी, और बदले में शर्त रखी जाती है कि आप जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसे आप बंद कर दें। गांधी जी उन प्रिजनर्स को छुड़ाने के लिए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को एंड कर देते हैं, और फिर वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन ब्रिटेन में सरोजिनी नायडू के साथ जाके पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ कोई प्रॉपर बात नहीं हो पाती उनकी, और वो वहाँ से बिना किसी मुद्दे को हल किए या बिना किसी नतीजे पे पहुँचे वापस आ जाते हैं, और फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर देते हैं। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है 1933 में, जिसमें गांधी जी फिर नहीं जाते। वो वहाँ यानी कि ओनली वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, फर्स्ट और थर्ड में नहीं जाते, और फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पब्लिक अब की बार इतना जोश के साथ इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि ये सोचते हैं कि पहले गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को वापस बंद कर दिया था, उसके बाद गांधी जी ने चोरी चोरा इंसिडेंट्स के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। अब जो है जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ कराने के लिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को एंड कर दिया। तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, और वो अब उतनी शिद्दत से, उतनी गर्मी से जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन फिर भी ये मूवमेंट जो है अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और अंग्रेज़ सरकार को बता देते हैं कि इंडिया के लोग अब जाग चुके हैं और वो यूनाइट हैं, और अब वो ब्रिटेन को ज़्यादा दिनों तक यहाँ शासन करने नहीं देंगे। फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, और अब ब्रिटेन इंडिया को प्रॉमिस करता है कि वो इंडिया को में अच्छे सुधार करेगा अगर वो इंडिया जो है कोऑपरेट करेगा अंग्रेज़ सरकार का, और ज़्यादा आंदोलन यहाँ नहीं होंगे, विरोध प्रदर्शन नहीं होंगे। लेकिन भारत ने एक बार इंग्लैंड को पहले परखा होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, तब भी इंडिया कोऑपरेट करता है इंडिया ब्रिटेन की सरकार को, लेकिन ब्रिटेन बाद में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैस्केर जैसी जो है घटनाओं को अंजाम देती है। तो अब की बार भारतीय जो हैं वो जागरूक होते हैं, और वो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं 1942 में, और इस मूवमेंट के दौरान ही 1945 में जाके ये मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, इस प्रॉमिस के साथ कि जुलाई 1948 तक इंडिया को फ्री कर देगी ब्रिटेन की सरकार। और इसका मेन कारण होता है कि ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वार में इतना इकोनॉमिकली और जो स्ट्रेटेजिकली वीक हो चुका होता है कि वो इंडिया जैसे देश को गुलाम रख पाने में सक्षम नहीं होता। और ये ऐसा टाइम होता है 1947 और 48 का कि बहुत सारे देश जो हैं, जैसे श्रीलंका, चाइना, या और ये जो बर्मा है, ऐसे कई सारे देश जो हैं वर्ल्ड पे नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ का उदय होता है, और इंडिया जो है अगस्त 1947 में ही फ्री हो जाता है, फिर 15 अगस्त 1947 को। और इस वक्त इंडिया दो कंट्रीज़ के रूप में फ्री होता है, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, और इस तरह से जो है भारत का फ्रीडम स्ट्रगल चलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि इंडिया जो है ये जो पॉसिबल कैसे हुआ, इंडिया फ्री हुआ कैसे, कि इंडिया में जो है नेशनलिज्म का विकास हुआ, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हुई। लोग जो हैं अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, अलग अलग हिस्ट्री, अलग अलग कल्चर,
अलग अलग एरिया, अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि भारत जब फ्री हुआ उस वक्त भी 550 से ज़्यादा रियासतें, इंडिपेंडेंट रियासतें भारत में थी। और उसके अलावा वो एरियाज़ अलग थे जिन पे ब्रिटेन ने कंट्रोल कर लिया था, जैसे झांसी है, अवध है, बंगाल है, ठीक है, कर्नाटका है, या जो टीपू सुल्तान की थी वो मैसूर है, ऐसे अलग अलग, और पंजाब है, अलग अलग टेरिटरी पे, पॉलिटिकल यूनिट पे इंडिया के अंग्रेज़ों ने कंट्रोल किया था। तो यहाँ पर कई सारे नेशन अपने आप में होते हैं जिनको ब्रिटेन ने यूनाइट किया होता है। लेकिन फिर भी दो कारण, एक यूनाइटेड स्ट्रगल जो हमारे आंदोलन थे आज़ादी के, और एक कल्चरल प्रोग्रेस जिसमें कई सारी किताबें छपी, भारत माता की पिक्चर है, या हमारा नेशनल एम्बलम है, या भारतीय तिरंगा झंडा है। इनके कारण जो है इंडियंस में नेशनलिज्म का विकास होता है। वंदे मातरम सॉन्ग है, सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग है, तो ऐसे, या जनगण मन है, इनके कारण जो भारतीय हैं इनमें यूनिटी की फीलिंग आती है। भारतीयों को बताया जाता है कि भारत माता जो है गुलाम है, अंग्रेज़ों ने जंजीरों में जकड़ा है, वो भारत हमारी माँ है, जिसे हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे फ्री कराएं। और कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण इंडियंस में नेशनलिज्म का विकास होता है, जिसके कारण वो यूनाइट होकर ब्रिटिश एम्पायर जैसी पावर से लड़ते हैं और एट द एंड इंडिया को फ्री कराते हैं। अब जब इंडिया की इंडिपेंडेंस होती है 15 अगस्त 1947 को, तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो एक स्पीच देते हैं इंडियन पार्लियामेंट में, जिसकी मिड नाइट में होती है स्पीच, जिसका नाम है टायरेस्ट विद डेस्टिनी। और उसके बाद इंडिया को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। अब हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इससे मैप भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको अगर हम ध्यान से देख लें तो हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है इनसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ रेड डॉट में देख सकते हो आप, ये INC सेशन है। INC सेशन मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन। तो लाहौर सेशन 1929, नागपुर 1920 दिसंबर, कलकत्ता सितंबर 1920 और मद्रास 1927। ये 4 सेशन इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद ब्लैक डॉट में है INM सेंटर्स, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के सेंटर। इसमें अमृतसर है 1919 में, जहाँ जलियांवाला बाग में स्केयर हुआ। चौरी चौरा है यूपी में, जहाँ पर ब्लैक डॉट हैं ये सारे। चौरी चौरा जहाँ पर 1922 में जो है, जो एक इंसिडेंस हो गया था जिसके कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया था। फिर चंपारण है जहाँ पर सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। अहमदाबाद, खेड़ा, यहाँ भी सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। दांडी, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब शुरू हुआ तो ये दांडी मार्च की थी गांधी जी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इनमें से भी अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो इस तरह से इस चैप्टर में इतना ही था। तो आई होप आपको ये चैप्टर का जो समरी है वो समझ में आई होगी। और इसको ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जो इससे पहले अपलोड किए गए हैं वो नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बाद आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए या आस्क डाउट में जाके पूछ सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। ओके, हैप्पी लर्निंग।